Hello everybody, welcome to Ashit Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 10th का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और कौन सा पेपर हम करेंगे 2024 का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई थोड़ा बहुत भी अगर माइन्यूट सा कोई चेंज हुआ होगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, इस साल में कोई चेंज होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा और अटैम्प्ट करना भी आ जाएगा पेपर साथ में, ठीक है। तो आ जाओ इसको जल्दी से क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका जो पेपर है वो वही 3 आवर्स का होता है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको पहले 15 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप जो है अपना, ठीक है, 23 और 24 है, ठीक है, और 15 मिनट दिए जाते हैं कि आप अपना पेपर अच्छे से पढ़ लो, अपनी स्ट्रेटेजी समझ लो कि किस तरीके से आपको कहाँ पे कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया है कि 2 में से 1 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं, जब तक ऐसा नहीं बोला जाए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 2 पार्ट में आपका सेक्शन होता है, पार्ट ए पार्ट बी। अगर आप पार्ट ए उठा रहे हो तो पहले इसी के सारे क्वेश्चन करोगे, इसमें आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो लेकिन साइड में क्वेश्चन नंबर आंसर डालोगे, ठीक है। पार्ट बी अगर पहले कर रहे हो पार्ट ए से तो पहले पूरा पार्ट बी सॉल्व करोगे, उसके बाद पार्ट ए करोगे। ऐसा नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन इधर से कर लिए कुछ क्वेश्चन इधर से कर लिए, नहीं। जो भी आपकी आंसर बुकलेट आएगी उसमें ऊपर मेंशन करोगे पहले बीच में कि भाई हाँ पहले मैं पार्ट बी कर रहा हूँ। अगर फिर यहाँ साइड में जैसे फर्स्ट वाला कर रहे हो तो आंसर फर्स्ट लिखोगे, अगर उसके अंदर कोई है, फर्स्ट के अंदर कोई है तो आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, इस तरीके से लिख के अपना आंसर करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिखना कंपलसरी नहीं होता। जो बच्चे आंसर बुकलेट में बैठ के अपने क्वेश्चंस और लिख रहे होते हैं ब्लैक पेन से, फिर आंसर लिख रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि आप जो आंसर कर रहे हो उसका क्वेश्चन जो है वो सही डालो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। चलो, पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच के, मतलब 20 मार्क्स का आपका पार्ट ए होता है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। पार्ट बी आपका जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें अलग अलग, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आगे मार्क्स दिए जाते हैं कि भाई 3 मार्क का है कि 2 मार्क का है कि 5 मार्क का है, 7 मार्क का है। 2 मार्क का है तो 1 लाइन 2 लाइन में लिखना आंसर, 3 मार्क का है तो 2 लाइन 3 लाइन का लिखना है, 4 का है तो 3-4 लाइन का लिखना है, 5 का है तो पैराग्राफ लिखना है। इस तरीके से ध्यान रखना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। क्लियर है ये वाले इंस्ट्रक्शंस? चलो, पार्ट ए आपका पहले देखो अनसीन पैसेज है, पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़कर क्वेश्चन एंड आंसर्स करने, इजी है बहुत, मल्टीपल चॉइस है। This is a great lesson for all of us to learn that in all matters the two extremes are alike. The extreme positive and the extreme negative are always similar. ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव में इतना डिफरेंस नहीं होता, हमारी सोच का ही फ़र्क हो जाता है, ठीक है। आप जिस तरीके से चीज़ को लोगे वो वैसी ही आपको दिखेगी। When the vibrations of light are too slow we do not see them, or do we see them when they are too rapid? अगर हम लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अगर लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही होगी तो हमें दिखेगी नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से होगी तो हमें दिख रही होगी। So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई अगर साउंड बहुत स्लो है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, और बहुत ज़्यादा हाई पिच में तो भी हमें कैसा लगेगा, शोर लगेगा और सुनाई नहीं देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है सिर्फ बोलने में अलग है, अदरवाइज क्या है वो सिमिलर ही है हर तरीके से। जैसे रोशनी है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम ऐसे ऐसे करके हमें दिखेगा ही नहीं, बहुत कम होगी तो भी हमें नहीं दिखेगा, साउंड की पिच बहुत लो होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, बहुत हाई होगी तो भी हमें सुनाई देना नहीं होगा। Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he not only does not strike but blesses his enemies. वैसे ही नॉन रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंट नाम की भी चीज़ होती है। कुछ लोग होंगे जो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, है ना, ना अपना रेजिस्टेंस किसी पे बना पाएंगे क्योंकि वो बहुत वीक हैं, लेज़ी हैं, कुछ करना नहीं चाहते। और जिस बंदा है जिसमें काबिलियत है ना, वो उसको पता है कि वो कर सकता है लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा, सामने वाले को मौका दे रहा है। तो यहाँ भी दोनों चीज़ें सिमिलर ही हो गई कि कोई काम ही नहीं हुआ। द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑप्रेस्ड वाइल द स्ट्रॉन्गर वन कमिट्स अ सिन इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या था, एक पैराग्राफ था। अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन एंड आंसर है। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ
ठीक है। हम साउंड नहीं सुन पाते अगर साउंड बहुत लो हो, अगर बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा नॉइजी हो या बहुत एन भी। तो हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा लो पिच होगी तो भी नहीं सुनाई देगा, बहुत ज़्यादा हाई पिच होगी तो भी नहीं सुनाई देगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी, बोथ ए एंड बी। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, जो हमने बात की कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, उसका क्या मतलब है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज़ बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बेटर है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में अच्छी नहीं होती। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, दोनों ही सिचुएशंस में हमें सेम रिजल्ट देखने को मिले, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ही हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए सी आपका ऑप्शन होगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो? ठीक है, स्लो का ऑपोजिट क्या होता है? देखो स्लो बहुत धीरे धीरे कोई चीज़, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? रैपिड, बहुत फास्ट कुछ चीज़ होना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, ठीक है, आई will go there with my parents, I went there with my parents, I had gone there with my parents। देखो तीनों ही करेक्ट है वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से टेंस में बात करनी है ना। आप फ्यूचर में बात करोगे, अगर यहाँ लिखा होता कि भाई यहाँ फ्यूचर टेंस में बात करनी है तो आपका आई विल गो सही होता। अगर यहाँ लिखा होता पास्ट टेंस में बात करनी है तो आपका वेंट सही होता, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए बोला गया, और सेंटेंस में आप तीनों ही वर्ब जो है पुट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए तीनों ही आपके क्या है? करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़, नई चीज़ के बारे में जानने की लगती है, जिज्ञासा होती है, ठीक है, जिज्ञासा होना, क्या होना? क्यूरियोसिटी होना। तो जब भी आप किसी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होते हो तो आप क्या होते हो? क्यूरियस होते हो। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, आपको यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं जिससे आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस अगर आपको समझ आ रहा होगा कि तो यहाँ बात हो रही है कि मेरा भाई जो है उसको अपने टॉय शेयर करना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माई टॉयज लव टू शेयर इज ब्रदर, क्या कोई टॉय क्या लिविंग थिंग है जो वो कुछ शेयर कर पाएगा या उसमें कोई फीलिंग है? तो पहला वाला रॉन्ग है। ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, क्या यहाँ पर आपका कोई अभी वो बन रहा है कि ब्रदर जो है प्यार करता है अपने टॉयज़ को मेरे शेयर? कोई सेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरे भाई को अपने टॉयज शेयर करना पसंद है। तो सी वाला देखो यहाँ सही है, फिर भी डी देख लो, टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज, ये तो कोई सेंटेंस, मतलब यहाँ देखोगे तो तीनों सेंटेंसेस में कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। और जब तक किसी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस ना बने वो सेंटेंस नहीं कहलाता। तो कंप्लीट सेंस सिर्फ सी में बन रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सी इसमें स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है? ठीक है, ध्यान से देखो, अबेंडेंस दिया हुआ है, अटेंडेंस दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस दिया हुआ है और एक्वेंटेंस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कौन सी वाली जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर गलत दिख रही है। तो यहाँ ध्यान से देखो कौन सी वाली में करेक्ट नहीं है? फर्स्ट वाली में, क्योंकि अबेंडेंस में भी ए आता है, ई नहीं आता, इसलिए कौन सी मिस स्पेल्ड है? ए मिस स्पेल्ड है, ठीक है, ये वाला। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, ठीक है, ही जम्प्ड, ठीक है, वेल के अंदर, ठीक है, कुएं के अंदर कूदा होगा वो किसी को बचाने के लिए, है ना। तो जब हम किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इनटू, ठीक है। तो ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, तो इनटू यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, मतलब बी वाला आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 9 और 10 क्या कह रहे हैं? पैसेज रीड करना है और फिर उसके आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं उसके। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, it was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। ठीक है, तो ये जो है डायरी ऑफ द अन्ने फ्रैंक वाले में से लिया हुआ है, हाँ, डायरी फ्रॉम द अन्ने फ्रैंक में से, है ना। और यहाँ पे क्या था कि भाई ना वो एक पोम लिखती हैं जो बहुत ही प्यारी होती है, जिसमें क्या था, एक मदर डकलिंग होती है ना, उनके 3 जो है छोटे छोटे
मदर डक होती है, उनके 3 डकलिंग होते हैं, और फादर स्वान होता है जो क्या करता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं तो उन्हें इतना मारता है कि वो बेचारे मर ही जाते हैं. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. भाग्य से मिस्टर कीजिंग ने इसको जोक की तरह ही लिया. उन्होंने पोम क्लास में भी पढ़ी, अपनी भी कुछ टिप्पणियाँ बताई, दूसरी क्लासेस में पढ़ी. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और जब से उन्होंने मुझे होमवर्क देना भी बंद कर दिया और मुझे क्लास में बोलने के लिए भी अलाउ है अब. ठीक है. इन एनएस पोम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइजेज. ठीक है. यहाँ पर एनी की जो पोम है उसमें डकलिंग्स और फादर स्वान जो है वो क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, मतलब उसने किस चीज़ की इमेज बताने के लिए यहाँ डकलिंग्स और फादर स्वान को यूज़ किया था. यहाँ पर डकलिंग्स वो खुद थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स थी, क्वैक क्वैक करती थी एक तरीके से, और फादर स्वान थे जो गुस्सा हो जाते थे जैसे कि मिस्टर कीजिंग. इसलिए यहाँ पर एनए ने खुद को और मिस्टर कीजिंग को सिंबलाइज किया था. मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज. मिस्टर कीजिंग एने को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे? क्योंकि वो उसे हेट करते थे. एने मैथ्स में अच्छी नहीं थी, एने मिसबिहेव करती थी क्लास में, या एने बहुत ज़्यादा बोलती थी क्लास में. तो ऑब्वियसली एने बहुत ज़्यादा बोलती थी क्लास में, इसलिए उसे होमवर्क देते थे. ठीक है. इस तरीके से आपको करने हैं. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 11 to 13 में भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने. मंडेला पास्ड डैश ईयर्स इन जेल. ठीक है. मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, ये आपको बताना है. तो मंडेला ने देखो 27 ईयर्स, 32 ईयर्स, 30 ईयर्स या 29, तो कितने साल बिताए थे जेल में? 27 साल. ठीक है. 27 ईयर्स. महासीर क्या है? जो कूर्ग में पाई जाती है. तो महासीर एक तरीके की फ्रेश वाटर फिश है. ठीक है. एक लार्ज बड़ी फ्रेश वाटर फिश है. द बस कंडक्टर वॉज, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वल्ली वाली, उसमें जो बस कंडक्टर था वो किस तरीके का आदमी था? जॉली, है ना, फनी, मजाकिया. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda जो हमने पोम पढ़ी थी उसका ही एक्सट्रैक्ट है. Who is the speaker in the above lines? ठीक है. आपको कौन लगता है कि ये वाली लाइन्स कौन बोल रहा है? तो ऑब्वियसली उसके मदर या फादर, और यहाँ पे ऑप्शन में देखो आपको पेरेंट्स दिए हुए, तो हर पेरेंट्स आप करेक्ट लगाओगे. द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज. स्पीकर इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल. Amanda remains untidy. Instructions can make Amanda behave better. She wants to scold Amanda. तो देखो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को अगर डांट भी रहे हैं तो किस लिए डांटते हैं? कि भाई वो जो है बिहेव अच्छा करे. इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. 16 to 20 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज. ठीक है. हमने पढ़ा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कि भाई ना जो डॉक्टर थे, जो वेट थे, वो उनको टेम्पटेशन हो जाती ट्रिकी को वहीं रखने की. क्यों? मिसेस पम्फ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी वापस नहीं चाहिए था. ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी ने कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनाई थी वहाँ पर. ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी रिकवर नहीं कर रही थी. और या फिर मिसेस पम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इन्जॉयड. तो क्या रीज़न था कि उनको टेम्पटेशन होने लगी कि ट्रिकी को कुछ और दिन रोक लिया जाए? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है काफ़ी कुछ खाने पीने को वहाँ बेचती थी जो वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ इन्जॉय करते थे. अनिल टॉट हरी टू. अनिल ने हरी को क्या क्या सिखाया था? जो हमने थीफ स्टोरी पढ़ी थी उसमें, टू कुक, टू राइट एंड टू ऐड नंबर्स. तो कौन सा वाला करेक्ट है आपका? बी वाला करेक्ट है. क्लियर? चलो 18 देखो. द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइट बाय हिज मदर वॉज. ठीक है. मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हमने पढ़ी थी. कौन सी बुक थी जो टर्निंग पॉइंट साबित हुई ई ब्राइट की लाइफ में और उनकी मदर ने गिफ्ट करी थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. Which of the following combination describes मटिल्डा? ठीक है. नेकलेस वाली स्टोरी जो पढ़ी थी उसके हिसाब से, रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल. तो देखो रिच नहीं थी मटिल्डा. फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास. फैशनेबल थी, उसके कुछ सपने थे, और मिडिल क्लास थी. एम्बिशियस, मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड, लेकिन हमने देखा वो सेटिस्फाइड नहीं थी. रिच, डिससेटिस्फाइड और एम्बिशियस. तो देखो कौन सा वाला है जो सबसे करेक्ट यहाँ फिट हो रहा है? बी वाला. ठीक है. फैशनेबल थी बट नहीं कर सकती थी वो, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो
इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता था, एम्बिशियस थी, बड़े बड़े ख्वाब थे उसके, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था? हर फादर फेल्ट कंपेल टू डू सो, उनके फादर मजबूर हो गए थे। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उनकी मदर चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, दूसरे सारे लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे थे। या फिर इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनके फादर मजबूर थे ये चीज़ करने के लिए, है ना, क्योंकि तहसीलदार ने बोला था इसीलिए। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट ए हो गया जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस थे। अब पार्ट बी देखो, यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें देखो फर्स्ट है आपका पैसेजेस के बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने। When we enter New York Harbor, the first thing we see in the Statue of Liberty, जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी वहाँ पर? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी। What impresses us the most is its size and magnificence, उसकी जो वो इतना बड़ा इतना महान सा स्टैचू था उस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। Have you ever wondered how it came to be there, क्या आपने कभी सोचा है कि ये वहाँ पर कैसे आया होगा, इसको कैसे लगाया गया होगा? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या था? फ्रांस की तरफ से एक गिफ्ट था। कब? कि भाई ये 100 ईयर हो गए थे अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हुए हुए, उसलिए। इन 1869 स्कल्पटर फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी बिगन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मॉन्यूमेंट। बार्थोल्डी envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified the majestic Greek goddess of the past, but also the working men and women of the present। तो अब कब? 1869 में जो स्कल्पटर थे, स्कल्पटर जिन्होंने वो मूर्ति बनाई है ना, जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। ठीक है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या उसको किस तरीके से, उनका विजन क्या था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लेकर कि भाई एक बहुत ज़्यादा स्टैचू ऐसा लगना चाहिए स्ट्रॉन्ग और प्राउड फील करें लोग उसको देखकर, जिसमें क्या क्या चीज़ हो। एक तो पास्ट के जो ग्रीक गॉडेसेस वगैरह हैं उनका भी वहाँ मतलब वो इमेज आए, और साथ में अभी प्रेजेंट में जो मैन और विमेन हैं उनका भी इमेज आए। Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was packed into 214 crates and sent to New York City। फिर 1884 में फाइनली सारा काम कंप्लीट हुआ, फिर उसको 214 क्रेट्स में मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उसके पैक करके न्यूयॉर्क सिटी भेजा गया। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम। While the French had raised a lot of funds to build this statue, New York had not secured the funds to build its foundation। ठीक है, आप जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने तो पूरे फंड्स वगैरह फंडिंग लगाकर सब काम अपना कर लिया था, लेकिन जब न्यूयॉर्क स्टैचू पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने कोई भी फंड सिक्योर नहीं कर रखे थे उसकी नींव बनाने के लिए। इट वॉज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशंस दैट मनी बिकेम अवेलेबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में लोगों से बोला गया कि भाई वो डोनेशन करे ताकि इसकी नींव बनाई जा सके और स्टैचू लगाया जा सके। Finally, on 28 October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty। उसके बाद 28 अक्टूबर 1886 में जाकर वो स्टैचू वहाँ पर लगाया गया और सबने सेलिब्रेट किया। ठीक है, Whom does the Statue of Liberty represent? ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है वो बताना है। तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ से लिखोगे आप इसका आंसर बार्थोल्डी से, वेट अ सेकेंड, 1 मार्क करके। बार्थोल्डी envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। ये पूरा आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, इस तरीके से मार्क करोगे, फिर अपनी आंसर बुकलेट में आंसर नंबर 1 डाल के इसको लिखोगे। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे आपने साइड में डाला क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और फिर अपना आंसर आप लिखना शुरू करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का 2, अब सिर्फ आप 2 B C ऐसे लिख सकते हो। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 2, तो फिर क्वेश्चन 2 डाल के आप काम करते हो। व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइंड पोर्शन? ठीक है,
अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना, ये अंडरलाइंड है, ठीक है। ये जो लाइन है आपके पेपर में, ये अंडरलाइंड आएगी पूरी, ठीक है, ये अंडरलाइन आएगी। और जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसी पर है कि व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, ठीक है। मतलब जो आपका पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर देखो मैं लिखवा रही हूँ आपको, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई, फ्रांस से जो है कहाँ, अमेरिका की तरफ जा रहा था, तो कैसे गया होगा उस टाइम में, जहाज से ही गया होगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर इट्स अटलांटिक वोएज, वोएज मतलब पानी वाला सफ़र, ठीक है, जहाज़ वाला सफ़र, ठीक है। वोएज अब्रॉड, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको इतना बताया नहीं गया पैसेज में, ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा डीप नहीं जाओगे, बट जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ वो याद रखना आपको। फॉर इट्स अटलांटिक वॉयज अब्रॉड, ठीक है। और फिर आगे आपकी वहीं से आ जाएगी लाइन, द स्टैच्यू वॉज पैक्ड, है ना, यही वाली लाइन है यहाँ पर हमारी। The statue was packed into 214 crates and sent to New York City. ठीक है, इस तरीके से आप उसका आंसर लिखोगे अगर ये आ जाता है तो। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल दी स्टैच्यू, ठीक है, इसका आंसर आपके पास यहीं पर है, ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल, यहाँ से, इट वॉज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशंस दैट मनी बिकेम अवेलेबल, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको लिखना है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे देखो जो हमने थर्ड वाला मार्क किया, इसमें न्यूज़पेपर ने क्या किया, इम्प्लोर किया, इम्प्लोर करना, रिक्वेस्ट की लोगों से, तो इसलिए आपका वर्ड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इम्प्लोर्ड, ठीक है। और मैंने आपको वो चीज़ बताई थी ना, रूल्स बताए थे अनसीन पैसेज में कि जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी टेंस में लिखोगे। जैसे यहाँ पास्ट टेंस में पूछा गया है तो आंसर भी आपका पास्ट टेंस में दोगे, इम्प्लोर्ड लिखोगे, इम्प्लोर्ड लिख के नहीं छोड़ देना, गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो आगे। Write a letter to your elder brother who lives in Delhi, sharing your feelings about how you can miss him at home, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो लेटर है, या तो आपको ये वाला लिखना है कि अपने ब्रदर को लेटर लिखना है जो दिल्ली में रहता है कि आप जो उसको मिस कर रहे हो या कर रही हो, तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा लेटर या एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा लिखना है, मैं आपको दोनों बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखो आपको कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सेंडर्स एड्रेस डालना होता है, तो आप सिंपली अपना एड्रेस डाल दोगे या कुछ भी बना के डाल दिया, फिर गैप दोगे, गैप दे के डेट का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई रिसीवर एड्रेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपका इनफॉर्मल लेटर ईजी है, बस आपने नाम लिखा, या आपको कोई नाम नहीं दिया तो आपने अपने बड़े भाई का नाम डाल देना है या कोई भी नाम डाल देना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, सबसे पहले आप यही बोलोगे कि भाई मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हो गए, ये सब इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप यू आर वेल, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको ये ईजी नहीं लग रहा हो तो आप इसको सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो, आई होप यू आर वेल, ठीक है। ये लाइन आप लिख सकते हो अगर आपको ये वाली याद करने में मुश्किल है तो। आई वॉन्टेड टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस हाउ मच आई मिस यू, क्योंकि आप उसे मिस कर रहे हो तो आप यही लिखोगे कि भाई मैं जो है ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस वी लास्ट सॉ ईच अदर, काफ़ी समय हो गया हम एक दूसरे को देखे हुए, एंड इट फील्स लाइक एन इटर्निटी, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत लंबा समय हो गया। बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर मी, तुमसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, अब आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज वगैरह डाल दोगे, है ना। अब आप चाहो तो ये वाली लाइन लिखो या मत लिखो,
चलेगा, ठीक है, ये लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है। आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, गो ऑन एडवेंचर्स एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम चैटिंग एंड लाफिंग। यहाँ पे आप अपना कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी डाल दो, है ना, कोई भी इसकी जगह जो भी आपकी कोई मेमोरी अपने भाई बहन के साथ वो आप यहाँ पर डाल दो। दोज वर सम ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ एंड आई लॉन्ग फॉर दोज मोमेंट्स वंस अगेन। वो जो टाइम था वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था और मैं चाहता हूँ, मैं उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा तरस रहा हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप दैट वी कैन सून फाइंड द टाइम टू विजिट ईच अदर एंड मेक न्यू मेमोरीज। मैं आशा करती हूँ या करता हूँ कि हम टाइम निकालेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए और नई मेमोरीज बनाएंगे। अंटिल देन प्लीज़ नो दैट यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स एंड प्रेयर्स। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। यहाँ पे सिंपल आप योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग ब्रदर, विद लव, और यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया तो आप अपना डाल दो, जैसे मैंने अपना डाला है। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है। अगर आपको ये नहीं आ रहा लिखना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन लिखने का। आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। आपने कंप्लेन करनी है कि जो पीने के पानी के टैंक हैं वो रोज़ क्लीन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही है, सीधा सीधा टू द प्रिंसिपल करके लिखोगे। स्कूल का नाम अगर नहीं दिया तो अपने स्कूल का डाल दो। ठीक है, फिर गैप दोगे, डेट डालोगे इस फॉर्मेट में, उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, या फिर आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, है ना, रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर करके आपने लिखा। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। हम जब भी प्रिंसिपल को किसी चीज़ की तरफ हमारा बताना चाहते हैं, है ना, तो हम क्या लिख देते हैं? दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द स्कूल इज़ फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कि स्कूल में किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, है ना, साफ पीने के पानी की। द टैप वाटर सप्लाइड टू अस इज़ नॉट क्लीन। जो पानी हमें दिया जा रहा है स्कूल में वो साफ़ नहीं है। देयर आर नो फिल्टर्स और टैप्स, वहाँ कोई फिल्टर नहीं लगे हुए। वी आर फोर्स्ड टू ड्रिंक डर्टी वाटर, हमें ज़बरदस्ती वो पानी पीना पड़ता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कैन बी सीन ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप्स मेकिंग द टैप्स अनफिट फॉर अदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट नल से पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे नहीं पी पाते, गंदा हो जाता है। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्योर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैं आपसे ये आशा करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप जो है ड्रिंकिंग वाटर को प्योर और क्लीन रखने की कोशिश करेंगे, अरेंज करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, कुछ भी लिखकर अपना नाम डाल दो। ठीक है, याद रखना पूरा डालना। ठीक है, खान लिख दिया जैसे मैंने, यहाँ नाम नहीं तो आप अपना पूरा नाम डाल दोगे। इस तरीके से आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। क्राफ्ट एग्जीबिशन हुई है आपके स्कूल में, 80 से 100 वर्ड्स के अंदर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट दे रखे हैं, एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स। एग्जीबिशन है तो उसमें क्राफ्ट आइटम्स लगे हुए थे, गैदरिंग थी लोगों की, स्टॉल्स लगे हुए थे दूसरे भी, और आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। इस बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है। हम जब भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं पहले हम हमारा बीच में क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप इन मिशन स्कूल, या आपने सिंपल लिख दिया क्राफ्ट एग्जीबिशन इन आवर स्कूल। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ आपको कोई ऐसा दिया हुआ नहीं है। अपने बाय लाइन डालोगे, नाम नहीं दिया तो अपना नाम डाला, स्टार्ट करा। पहले आप डेट डालोगे, प्लेस डालोगे, भाई February 12, 2022-23, जो भी आपकी प्रेजेंट एग्जाम डेट है वो डाल दिया आपने। एन आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज बाय प्रिंसिपल। ठीक है, आर्ट और क्राफ्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, आपने अपने प्रिंसिपल का नाम डाल दिया, या फिर बाय आर स्कूल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द क्रिएटिव माइंड्स, है ना। अब यहाँ पे आपने चीफ गेस्ट वगैरह के कोई, अगर आपको पता है कोई ऐसा कुछ भी है, आप नाम डाल दो, है ना, कि भाई वो जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट है, उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। एंड प्राइमरी मेंटर फॉर दिस वर्कशॉप, अदर टीचर्स। ठीक है, 23 और भी टीचर्स थे, यहाँ अब आपकी मर्जी है, 10 डालो, 5 डालो। 23 और टीचर्स थे, आर्टिजन्स थे, फ्रीलांसर्स थे, जिनको भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया था। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वॉज कंसिडरेबल एज स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी क्लास वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस वर्कशॉप। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे क्योंकि हर क्लास से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। स्टूडेंट्स पेंटेड म्यूरल पेंटिंग्स एंड स्टेंसिल पैटर्न्स ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल। ये भी ध्यान रखना, जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो सब कुछ पास्ट टेंस में चलता है क्योंकि चीज़ हो चुकी होती है, उसके बाद रिपोर्ट बन रही होती है। स्टूडेंट्स ने म्यूरल पेंटिंग करी थी,
स्टेंसिल से पैटर्न्स बनाए थे वॉल्स वगैरह पर। दे मेड मिनिएचर फिगरेंस आउट ऑफ क्ले, उन्होंने क्ले के फिगर्स बनाए थे। यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ड्राइंग बनाई थी, फिगर्स बनाए थे, पेंटिंग करी थी, ड्रीम कैचर्स बनाए थे, वॉल हैंगिंग्स, मतलब कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का आप यहाँ डाल सकते हो अपनी मर्जी से। विद द recent advances in the field of technology, Miss Swapna emphasized the importance of digital art and technical freelancing in the present era among the students. फ्रीलांसर्स क्या होते हैं? फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो मतलब किसी पर्टिकुलर कोई भी कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं ना, उनको मतलब बस हायर किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट करते हैं, उनको उसके बेसिस पे उनके पैसे मिलते हैं और फिर वो दूसरी जगह काम भी कर सकते हैं। तो मतलब वो बंधे हुए नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लाइन डाल दी। ठीक है, आप चाहो तो लिखो, है ना। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ डाल रहे हो ना कि फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तो आप ये वाली चीज़ डालो। अदरवाइज नहीं लिख रहे हो तो आप सिंपल ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाली चीज़ ही थोड़ी सी और लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस दिया है, तो हमने लिख दिया कि भाई अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो मिस स्वप्ना ने हमें बताया कि किस तरीके से डिजिटल आर्ट किया जाता है, टेक्निकल फ्रीलांसिंग की जाती है अभी के टाइम में। शी ऑल्सो टॉट दैम द बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है उसके बेसिक्स सिखाए गए हमें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग वगैरह भी बताई गई। द स्टूडेंट्स वर हाईली मोटिवेटेड टू लर्न, एक्सप्लोर एंड ग्रो, और बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेज हुए आगे और चीज़ें लर्न करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में लिखना। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप वो ये नहीं करना, ठीक है, आपके पास इसमें भी ऑप्शन, अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हो। आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है? आर्टिकल लिखना है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट है ना, यहाँ पे देखो आपको जो जो टॉपिक दिए हैं उस हिसाब से आपको एक छोटा सा आर्टिकल बनाना है 80 से 100 वर्ड के अंदर। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, रिपोर्ट या आर्टिकल। रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने वही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आपका टॉपिक डाला, बाय लाइन डाली, आपको नाम दिया वो डालो, नहीं दिया वो अपना डाल दो, किसी का भी डाल दो। ठीक है, द इंटरनेट इज ट्रेंडिंग दीज डेज, पीपल यूज इट फॉर वेरियस पर्पजेज एंड टू फुलफिल देयर वेरियस नीड्स। ठीक है, अभी जो है इंटरनेट काफ़ी ट्रेंडिंग है, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं होता, लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। लोगों के सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। चिल्ड्रन यूज इट फॉर देयर स्कूल वर्क और फॉर प्लेइंग गेम्स, एंड ऑन द अदर हैंड एडल्ट्स यूज इट फॉर बिजनेस और वॉचिंग मूवीज। बच्चे जो है अपने स्कूल का काम करने में मदद ले रहे हैं इंटरनेट की, या गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। जो बड़े हैं वो बिजनेस के काम ले रहे हैं या फिर मूवीज वगैरह देखने के लिए। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। द इंटरनेट टू हैज़ इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स, इंटरनेट के खुद के भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों हैं। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड ऑन द सेम टाइम अ ग्रेट टाइम किलर। ठीक है, ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, लेकिन उसी के साथ साथ हम जब इस पर टाइम पास करने लगते हैं तो हमारा टाइम बर्बाद होता है। वी कैन एंटरटेन आवरसेल्व्स बाय प्लेइंग गेम्स ऑन इट और वॉच मूवीज़, हम खुद को एंटरटेन कर सकते हैं गेम्स खेल कर, मूवीज़ देख कर। वी कैन एनलाइटन आवरसेल्व्स बाय द एजुकेशन एंड नॉलेजेबल एलिमेंट इन इट, हम जो है हमारी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, उस पर जो एजुकेशनल और नॉलेजेबल चीज़ें आती हैं उनके बारे में जानकर, पढ़कर। लाइक ई बुक्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स और न्यूज़ साइट्स। ठीक है, उस पर हमें ई बुक्स मिल जाती हैं, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, है ना, मतलब जो आपके कंप्यूटर, टीवी वगैरह में होती है, मोबाइल में होती हैं। एजुकेशनल वेबसाइट्स या कुछ और न्यूज़ वाली साइट्स। समटाइम्स द इंटरनेट कैन बी अ ब्लेसिंग वाइल समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी अ कर्स। इंटरनेट अगर कोई वरदान है तो साथ में श्राप भी है। ऑन द इंटरनेट यू आर एक्सपोज टू मैनी मेलिशियस पीपल हु कैन अफेक्ट यू इन अ बैड वे। अब आप जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह बनाते हो, वहाँ पर क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि, है ना, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक बहुत सारे हैरेसमेंट वाले केसेस हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से आप मिलते हो। यू कैन बी गेटिंग स्पैम ईमेल्स और सम वेरी इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारे वहाँ पर जो होते हैं स्कैम्स हो रहे होते हैं, कोई भी आपको बोल दिया जाता है, तो ऐसे कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनके पास एक लिंक पर क्लिक करते ही सारे आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह, सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स चले जाती हैं। वी शुड नॉट लेट द इंटरनेट टू अफेक्ट और हार्म आवर माइंड, वी शुड यूज़ इट इन अ वे दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस एंड टू पीपल अराउंड अस। देखो, कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो वो बुरी ही है। तो की क्या है? मॉडरेशन। जब चीज़ें तुम बैलेंस करके यूज़ करोगे, इवन इंटरनेट भी, है ना, ऐसा नहीं है कि खुद को एंटरटेन नहीं करो, इंटरनेट यूज़ नहीं करो, नहीं करो, लेकिन थोड़ा ध्यान से और
साथ में अपनी स्टडीज़ को भी अपना इक्वल टाइम दो, उसको भी इक्वल वेटेज दो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आपको ऐसे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। आपका ग्रामर का सेक्शन है। रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है। देखो सेड टू लिखा है, क्या क्या बताया था मैंने, जब भी इनडायरेक्ट में करना है डायरेक्ट को तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएंगे, है ना, ये भी हट जाते हैं, ठीक है। और अगर सेड टू लिखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड टू, क्योंकि सेड पास्ट में चल जाता है। तो आपने सिंपल इसको किस तरीके से कर दिया, यहाँ देखो, किरण टोल्ड हर मदर। अच्छा देखो यहाँ पर वो क्या है, प्लीज बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना। तो सिंपल इस चीज को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिखोगे, रिक्वेस्टेड, ठीक है। और रिक्वेस्टेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका सेड भी पास्ट में होता है। तो रिक्वेस्टेड हर मदर, जब किसी काम के लिए होता है तो हम पहले लिखते हैं टू, और फिर आपका ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, टू अलाउ हर टू प्ले, ठीक है। थर्ड उसमें लिखोगे पर्सन नैरेटिव में मी क्या हो जाएगा, क्योंकि लड़की है तो हर हो जाएगा, टू अलाउ हर टू प्ले और फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना। आई नो यू वेरी वेल, तो आपका क्या हो जाएगा, यू आर नोन, यू आर नोन वेरी वेल बाय मी, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आप इसको करोगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। पंक्चुएट करना है, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच दी फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में ही है, ठीक है। आप यहाँ पे सेड टू मी, जैसे यहाँ पर है, इसको मी के बाद हमने क्या किया, पहले तो कॉमा लगाएंगे, और डू नॉट टच दी फ्लावर्स उसने बोला है, जैसे यहाँ पे प्लीज अलाउ मी टू प्ले था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पंक्चुएट करना है, मतलब सिंबल्स डालने, क्लियर है। नेक्स्ट देखो ट्रांसलेट करना है इसको। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, जाना चाहता था पास्ट में है। जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वांट, ठीक है। तो आई वांट, लेकिन था है साथ में तो वांटेड। आई वांटेड टू, जाना चाहता था, गो कहाँ, टू द पुस्तकालय, लाइब्रेरी, कब, कल सुबह, तो नेक्स्ट मॉर्निंग। आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, ठीक है। उसी समय, एट दैट मोमेंट, मेरा एक मित्र, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मिलने आ गया, प्रेजेंट में है तो केम टू, मिलने आ गया, मीट मी, ठीक है, या सी मी। केम टू मीट मी या सी मी दोनों चलेगा। मित्र से मिलकर मैं खुश था, ठीक है। नहीं, पहले यहाँ पे और है, हम शाम तक साथ रहे, हम शाम तक साथ रहे, ठीक है। तो वी और वर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में चल रही है बात, तो वी वर टुगेदर, साथ रहे, टुगेदर, कब, शाम तक, अंटिल इवनिंग। मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, किंतु लेकिन, बट ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू दी लाइब्रेरी। सिंपल इस तरीके से एक एक सेंटेंस उठाओ और उसको जो है मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं ट्रांसलेशन, वो वाले रूल्स लगाओ, है ना, और उसके आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर का बहुत छोटा सा सेक्शन आता है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। चलो अब आपका लिटरेचर सेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चंस को 30 से 40 वर्ड के अंदर लिखना है, मतलब 3-3 मार्क के हैं, तो 3 से 4 लाइन के अंदर आपको लिखने हैं। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रेड की वैरायटी बतानी है जो गोवा में ज़रूरी है। तो ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ बिकॉज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ गोवानीज कांट बी सेलिब्रेटेड विदाउट बोल एंड स्वीट ब्रेड, ठीक है। तो जो ब्रेड है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल जो होता है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता बोल और स्वीट ब्रेड के बिना। बोलिनहाज नीड टू बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, बोलिनहाज बनाए जाने चाहिए क्रिसमस पर और दूसरे फेस्टिवल्स पर।
द मदर यूज टू प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स इंगेजमेंट। अगर किसी की बेटी की इंगेजमेंट है तो माँ सैंडविचेस बनाती है ब्रेड से। सो अ बेकर्स फर्नेस इज एसेंशियल, इसलिए एक बेकर की भट्टी होना वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वॉज एने फ्रैंक और वेयर डिड शी राइट हर डायरी। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। ए में भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये वैरायटी वाला करो या फिर एने फ्रैंक कौन थी और वो अपनी डायरी कहाँ लिखती थी। तो एने फ्रैंक वॉज अ जूइश गर्ल हु गेन्ड इंटरनेशनल फेम आफ्टर हर डायरी। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, वॉज पब्लिश्ड पोस्थमसली, ठीक है। तो एने फ्रैंक जो एक जूइश लड़की थी जिसको कब जाके फेम मिला, उसकी डेथ के बाद, जब उसकी जो डायरी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई। शी रोट द डायरी वाइल हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन अ सीक्रेट एनेक्स ऑफ अ बिल्डिंग इन एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स। उसने वो डायरी कब लिखी थी, जब नाजीज का रूल था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, जब वो लोग एक सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए थे एक बिल्डिंग के, कहाँ, एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स में। तो दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी है। उसके बाद फिर वापस से जो बी है उसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस है। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, वल्ली ने अपने पैसे कैसे सेव किए बस टिकट के लिए, वो करना है। या फिर वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो जो है वो गुस्सा क्यों था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वल्ली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेजिस्टिंग दी टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, बलून्स, पेपरमिंट्स एंड सो ऑन। वल्ली ने पैसे कैसे बचाए अपनी पहली जर्नी करने के लिए, उसने सारे प्रतिलोभन रोका, है ना उसने टॉयज़ खरीदे, बलून्स खरीदे या पेपरमिंट वगैरह खरीदे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट to save for her to save money, thus she had been able to save 60 पैसा for her first bus journey। लेकिन बहुत मुश्किल था उसके लिए, लेकिन उसने जैसे तैसे 60 पैसे सेव कर लिए थे अपनी पहली जर्नी के लिए। या फिर ये वाला कि लेंचो क्यों गुस्सा था, तो लेंचो वॉज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 pesos ही हैड आस्क्ड फॉर हिम। क्योंकि लेंचो का बहुत ज़्यादा यकीन था गॉड में और उसे पूरा यकीन था कि गॉड जो है उसे पूरे के पूरे 100 pesos देंगे। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 pesos ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेकिन जब उसने देखा कि एनवलप में सिर्फ 70 पैसे ही हैं, पैसोज ही हैं, तो उसे लगा कि एम्प्लॉयज़ जो थे वहाँ पोस्ट ऑफिस के उन्होंने बाकी पैसे चुरा लिए। दिस मेड लेंचो एंग्री, और उसी वजह से वो गुस्सा हो गया। तो दोनों में से यहाँ भी कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है ना। तो पहला क्या है, व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन दी एंड में किस्सा गौतमी ने क्या सीखा। या फिर हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला का जो फ्रीडम को लेकर सोच थी वो बड़े होते होते और एक्सपीरियंस के साथ कैसे बदलता गया। दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो किस्सा गौतमी वाला जो था, इन दी एंड किस्सा गौतमी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स, शी रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑल मोर्टल्स आर डेस्टिन्ड टू डाई सूनर और लेटर, ठीक है। एंड में किस्सा गौतमी को रियलाइज हुआ कि वो भ्रम में थी, उन्हें पता चला कि भाई जो भी लोग हैं, जो भी इंसान हैं, वो कभी ना कभी मरेंगे। डेथ स्पेयर्स नन, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती। हर लेमेंटेशन एंड ग्रीविंग कांट ब्रिंग हर डेड सन अलाइव, उनका दुख दर्द रोना धोना उनके बेटे को वापस जिंदा नहीं कर सकता। या तो ये वाला करोगे या फिर मंडेला का जो फ्रीडम वाला आइडिया था। एज ही ग्रू ओल्डर फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनको ये था कि भाई हमें कोई आज़ादी नहीं है अपनी फैमिली को रेस करने की, है ना, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए करने की या पैसा कमाने के लिए। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, पे धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी मतलबी थे अपने किशोर अवस्था के टाइम। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ वो इकलौते ऐसे नहीं थे जिनकी फ्रीडम कम होती जा रही थी, बल्कि उनके जैसे जितने भी ब्लैक पीपल थे उन सबके साथ सेम चीज़ थी। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप इसमें से भी देखो, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द जंगल, ठीक है। आपको कुछ डिफरेंसेस बताने कि एक टाइगर जो जू में और एक टाइगर जो जंगल में है 40 वर्ड के अंदर, ठीक है। तो लेस्ली नॉरिस सेज दैट द टाइगर इन द जू इज जस्ट अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ व्हाइल द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट इज मेजेस्टिक। तो लेस्ली नॉरिस ने ये बताया कि भाई जो टाइगर है जू में वो एक डिमिनिश्ड फॉर्म में है ना, और मतलब डिमिनिश्ड फॉर्म में जो वीक फील
फील कर रहा है, जो बंधा हुआ फील कर रहा है, लेकिन जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटाट में जंगल में वो मेजेस्टिक है। हेयर इन द केज ही इज कन्फाइंड इन द नैरो सेल एंड कीप स्टेरिंग एट द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। वो बेचारा जो पिंजरे में कैद है वो क्या करता है, बस वहीं इतने से ही सेल में घूमता रहता है और आसमान की तरफ तारों को देखता है अपनी फ्रीडम की चाह को लेके। ही पैसेज अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली बीइंग हेल्पलेस। बस वो उतना ही चल पाता है अपने केज में और हेल्पलेस फील करता है। इन द वाइल्ड ही इज़ फ्री, लाइज अंडर द शेड्स एंड हंट्स फॉर प्रे। लेकिन जंगल में वो बिल्कुल फ्री है, शेड्स में, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपकर वो अपना शिकार करता है। ही डज नॉट स्टार्व फॉर फूड एज ही गेट इन प्लेंटी नियर सम वाटर बॉडी। ठीक है, वो कभी भी जो है भूखा नहीं होता क्योंकि उसे कोई ना कोई शिकार मिल जाता है पॉन्ड वगैरह के पास, तालाब के पास। समटाइम्स ही ग्रॉल्स एंड टेरराइज द विलेजर्स। समटाइम वो क्या करता है, दहाड़ता है और उससे क्या होते हैं, गांव वाले डर जाते हैं। दिस इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बताया गया है कैद और आज़ादी के बीच में। अगर ये करना है, नहीं तो फिर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी अपनी पोम की, जितने भी आपके पोम है उसमें से किसी की भी 4 लाइन लिखनी है, लेकिन वो लाइन्स आपके क्वेश्चन पेपर से कॉपी नहीं हुई भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह आपकी कॉपी क्वेश्चन पेपर में है, वो वाला आप कॉपी नहीं करोगे। आपको खुद से जो आपके पोम्स है उनमें से अगर कोई 4 लाइनें याद हैं तो वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो, आपको तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से 50 वर्ड के अंदर, है ना। 3 मार्क का ये भी, या तो फायर एंड आइस का लिखो, या ट्रीज का लिखो, या द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का लिखो। अगर फायर एंड आइस का लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना, द पोम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफॉर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिजायर्स एंड हेट्रेड। ठीक है, जो फायर एंड आइस थी, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी, वो क्या था, एक तरीके का मेटाफोर था कि लोग जो हैं वो किस तरीके से घृणा और डिज़ायर्स के बारे में उनके परसेप्शन है, उनकी सोच है। द फायर सिंबलाइजेज बर्निंग डिज़ायर्स वाइल द आइस ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स आइस कोल्ड हेट्रेड। तो फायर क्या बता रही है, जो आपकी नाजायज़ इच्छा है जिसकी वजह से आप गलत काम कर रहे हो, आपका लालच। और जो आइस है वो क्या दिखा रही है, जो आपके अंदर घृणा है किसी के लिए। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल बी एट द एंड ऑफ आवर ओन द एंड ऑफ आवर ओन रेस। ठीक है, ये पोम यही बताती है कि कैसे हम खुद इंसान ही अपने एंड, मतलब अपने खुद के एंड के जिम्मेदार होंगे। अगर द ट्रीज का लिख रहे हो तो द थीम ऑफ पोम, द ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसकी थीम क्या है कि जो ट्रीज हैं वो खुश नहीं है ह्यूमन बींग्स की हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से। द क्रक्स ऑफ द पोम इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। जो मेन यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है मैन और नेचर के बीच। अ प्लांट इज ब्रॉड इनसाइड द हाउस व्हेन इट इज अ सैपलिंग, बट एज इट ग्रोज इट गेट्स सफोकेटेड विद द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल। आप इनसाइड प्लांट्स रखते हैं लोग, तो जब छोटा होता है जब तो ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो घुटन महसूस करता है क्योंकि उसमें काफ़ी बस एक लिमिटेड स्पेस ही उसको मिलती है। अगर टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पे लिख रहे हो तो यूजुअली वी अंडर एस्टिमेट टैलेंटेड पर्सन्स बट दे प्रूव दैमसेल्व्स बाय देयर विट्स एंड राइट एक्शंस। मोस्टली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोगों को कम आंक लेते हैं जो बाद में सही टाइम पर सही चीज़ करके खुद को प्रूव कर देते हैं। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर, हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मोर ओवर राइट एंड टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल्स, और हमेशा जब भी सही टाइम पे सही एक्शन हुआ है तो वो बेनिफिट ही दिया है उसने। इन अदर वर्ड्स आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इट ऑल्सो द न्यूक्लियस ऑफ द पोम। ठीक है, यही आपका यहाँ पर पोम का मेन पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से तीनों में से किसी एक के भी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। उसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। वॉट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। ठीक है, जो वेटनरी डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया ट्रिकी को ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी, उन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया ट्रिकी को। ही रियलाइज दैट द ओनली प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड। उन्होंने पता लगा लिया था कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है ट्रिकी के साथ वो क्या है, उसका खाने को लेकर लालच। फॉर 2 days ही kept an eye on him, he gave him no food but plenty of water। 2 दिन उन्होंने उस पर नज़र रखी, उसको कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया पीने को, और इस तरीके से ट्रिकी क्योर हो गया। अगर ये नहीं करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव। ग्रिफिन क्या प्रूव करना चाहता था और क्या वो ऐसा कर सकता था। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट
आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो ग्रिफिन जो है वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट लगाता रहता था ये प्रूव करने के लिए ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है, पारदर्शी हो सकती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। फाइनली उसने कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह ले ली जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो गया, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया, मतलब दिख तो नहीं रहा था, लेकिन अगर कोई उसको टच करे या फील करे तो वो पता चलता है ना, क्योंकि वो सॉलिड भी था ग्लास की तरह। तो इस तरीके से वो इस चीज़ में सफल हो गया। तो दोनों में से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें से भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। What could have happened if Matilda had not lost the necklace? क्या होता अगर मटिल्डा ने नेकलेस नहीं खोया होता? So if Matilda Louiselle had not lost the necklace in the necklace, she would have continued to think of herself as a victim of fate, and the heroism elicited from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have डेवलप्ड। ठीक है, अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता तो वो वही वापस से वही डिससेटिस्फाइड वाली रहती है ना। अगली बार हो सकता है और ज़्यादा वो और कुछ करने का सोचती, इससे बड़ा स्टेप लेती, इससे ज़्यादा अपने हस्बैंड को परेशान करती, और जो उसने अभी किया था, जो भी उसके अंदर खूबियाँ निकल कर आई थी जब उसे पैसे पे करने थे 10 साल में, वो सारी चीज़ें भी कभी डेवलप नहीं होती। या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो, या फिर अगर ये वाला कर रहे हो तो सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर। ठीक है, सपोज करो कि आप भोली और अब आप एक टीचर बन चुके हो, आपने आपकी फैमिली, अपने चाइल्डहुड और प्रेजेंट लाइफ के बारे में लिखना है। तो हेलो, आई एम भोली एंड आई एम नाउ अ टीचर। आपने इस तरीके से स्टार्ट किया। आई कम फ्रॉम अ बिग एंड लविंग फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ माई पेरेंट्स, 2 ओल्डर ब्रदर्स एंड अ यंगर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है ना कि भाई आप जो किस तरीके की फैमिली से आते हो, है ना, आपके कितने भाई बहन हैं, इस तरीके से लिखना है। ये नहीं कि भोली की 3 बहनें थी 2 भाई थे, वो नहीं, आप अपने हिसाब से लिखोगे। आई ग्रो अप इन अ स्मॉल टाउन एंड हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। हम एक छोटे से टाउन से हैं और हमारे काफ़ी जो है अच्छा चाइल्डहुड रहा है, बचपन रहा है। एज फॉर माई प्रेजेंट लाइफ आई एम नाउ अ टीचर एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। टीचिंग हैज़ बीन अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ माइन एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग जो है वो मेरा शुरू से एक ड्रीम था, और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। इन कंक्लूजन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाइफ हैज़ ब्रॉट माई वे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। ठीक है, अगर मैं सबको एक शॉर्ट में बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेटफुल हूँ जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, एक्सपीरियंस मिली हैं, और मैं बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव हूँ आगे फ्यूचर मेरे लिए क्या रखता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी दोनों में से सिर्फ एक अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी इजी पेपर है, काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। क्यों? क्योंकि हर उसमें ऑप्शन है आपके पास, या तो मल्टीपल चॉइस है या फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो अपना पेपर। तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।